मैं फुटो काट दूं ना तो कुछ मोदी भी नहीं ला सका बात। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना समेत देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावी नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ना तय है। अभी हाल ही में गुजरात और हिमाचल के मिले जुले नतीजे आए हैं। इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे कि 9 राज्यों के आने वाले नतीजे भी क्या इसी तरीके से मिले और जुले हुए देखने को मिलेंगे। 9 राज्यों में विधायकों की अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 बड़े राज्य हैं और दोनों ही राज्यों में दोनों दलों की स्थितियां वैसी ही दिखाई दे रही हैं जैसा कि हालिया चुनाव में हिमाचल और गुजरात में देखने को मिला था। इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान खास करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़े ही अहम होने वाले हैं क्योंकि यहां से विधानसभा सीटें भी ज्यादा हैं और लोकसभा सीटें भी ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के साथ साथ केंद्र पर भी इस चुनाव का असर पड़ेगा। मगर आज जिस तरीके से राज्यों से कई उभरती हुई आवाज आ रही है उससे यह एहसास हो रहा है कि कहीं उनके नेता अब बागी तो नहीं होते जा रहे। इसी विषय पर आज हमारी ये चर्चा रहेगी और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो शराबबंदी को लेकर शिवराज के खिलाफ लगातार उमा भारती धरना देते हुए भी दिखाई देती रही हैं। यहां तक कि उन्होंने शराब के दुकानों में पत्थर मारकर भी अपना विरोध दर्ज कराया था और लगातार शिवराज सरकार को घेरने के लिए भी वह ऐलान करती रही हैं। तो कहीं ना कहीं वह अपनी उपेक्षा से नाराज होकर अपनी मौजूदगी भी दिखाने की एक कोशिश कर रही हैं। तो यहां पर हम इसी विषय पर चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी, लेकिन देखते हैं पहले एक विशेष पैकेज। गुजरात में बीजेपी ने भले ही वापसी की हो, लेकिन हिमाचल में वह जीत दर्ज करने से चूक गई और उसकी चूक का सबसे बड़ा कारण बागी रहे। यही बात कांग्रेस के लिए गुजरात में लागू होती है। गुजरात चुनाव से इन पहले कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके चलते कांग्रेस को गुजरात में बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। अब बात मध्य प्रदेश की करें तो एमपी में चुनाव सिर पर है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की आपस में नहीं बन पाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उमा भारती प्रकरण को देखा जाए तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। अब सवाल ये है कि उमा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है या फिर वह दगी कारतूस साबित होंगी। राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में आपसी सिर फुटावल जारी है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच की खबरें किसे नहीं मालूम। ताजा मामला ओम माथुर का सामने आ रहा है, जहां तथाकथित वीडियो ने धूम मचा रखी है। राजस्थान भाजपा में चल रही गुटबाजी के बीच राज्यसभा के पूर्व सदस्य ओम माथुर का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अपने वीडियो में माथुर जन आक्रोश सभा के दौरान परबतसर में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी ताकत से जुटे, पूरी लगनता से जुटे, पूरी योजना से जुटे। गलत फहमी मत बार लीजिए भाई। अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति रो मेंबर हूँ। ये जयपुर वाला कैंडिडेट की लिस्ट भेजी ना तो हर गांव एक एक न जानो, ध्यान रखो। अगर कोई गलत फहमी मत पाड़ और मैं फूटो काट दूं ना तो कुछ मोदी भी नहीं ला सका मान। मंथन यही है कि बागी नेता हिमाचल की तरह अपने ही दल का काम लेंगे या फिर काम आसान कर देंगे। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इन चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान 2 बड़े राज्य हैं और सबसे ज़्यादा राजनीति भी इन्हीं 2 राज्यों में हो रही है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लगातार जो खबरें हैं वो आ रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, मामा शिवराज और कमलनाथ के बीच की जो राजनीति है वो चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी में भी आपसी गुटबाजी मध्य प्रदेश में है और कांग्रेस में भी राजस्थान में आपसी गुटबाजी चरम पर है।
ऐसे में जो हिमाचल और गुजरात के जिस तरीके के चुनावी नतीजे आए हैं, जहां पर अपनों ने ही सबसे ज़्यादा अपनी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में बात ये हो रही है कि क्या राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत की आपसी खींचतान भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के बीच की जो मुख्यमंत्री पद को लेकर तनातनी है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी अपनों से दगा खा चुकी है, या यूं कहें कि अपनों से बड़ा नुकसान उठा चुकी है। लखनऊ में कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। पर फिर से हम बात कर रहे हैं कि सियासी घमासान में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मगर इस वक्त जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, इसका क्या कुछ असर होगा पार्टी पर और क्या कुछ असर होगा विधानसभा चुनाव पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। 9 अहम राज्यों पर चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो कि बड़े राज्य हैं। इसका सीधा असर कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव पर आने वाले 2024 में भी पड़ेगा। तो इस पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सियासी घमासान से क्या सत्ता पक्ष को फायदा होगा या विपक्ष को फायदा होगा। क्या सत्ता की चाबी फिर किसी दूसरे हाथों में जाएगी या सत्ता की चाबी की पुनरावृत्ति होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गंगाराम चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं जो कि राजस्थान से होंगे। हमारे साथ अनिल मूलचंदानी जी अब से कुछ देर में जुड़ेंगे जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश से। इसके अलावा संजय सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। कृष्ण गोपाल शर्मा जी जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं राजस्थान से आप जुड़ रहे हैं। और पीके धवन साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो कि लखनऊ से हमारे साथ होंगे। तो फिर सवाल वही है कि सत्ता में जो सियासी बयानबाजियां हैं, क्या वो उपेक्षा और दरकिनार कर देने की वजह से पार्टी में बागी बना देती है। जिस तरीके से उमा भारती का बयान लगातार सुर्खियों में है, पहले वह शराबबंदी को लेकर के शिवराज सरकार को घेरती रही हैं, दुकानों पर पत्थर मारने का भी वीडियो आया। हालांकि लगातार शिवराज भी नशा मुक्ति की बात कह रहे हैं, पर उमा भारती उन विषयों को दरकिनार कर कहीं ना कहीं फिर से नशाबंदी के साथ साथ तमाम वो बयानबाजियां जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश और अपनी उम्मीदवारी व अपनी सहभागिता दिखाने की कोशिश चल रही है। सबसे पहले गंगाराम चौधरी जी आपसे ही समझना चाहेंगे कि अगर हम बात करें तो कांग्रेस में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है गहलोत और पायलट के बीच में, लेकिन अब बीजेपी में भी वह चीजें हमें एक बार फिर से देखने को मिल रही है। इसका आपको कितना फायदा होगा या अपनी पार्टी की भीतरघात का आपको नुकसान होगा? राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, न पायलट जी के न गहलोत जी के। अभी कल 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस था, तो सारे एक मंच पे थे। तो हम 2023 के अंदर कांग्रेस वापस रिपीट होगी राजस्थान में, इसका कोई देखिए ये कहने वाली बात नहीं है गंगाराम जी, जग जाहिर है। नहीं, आप क्या कह रहे हो जी? बात रखिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो जी गंगाराम जी अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज सुनाई नहीं दे रही सर। जी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, आप कह रहे हो कि गहलोत जी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपनी बात पूरी करें। तो हम राजस्थान के अंदर 2023 में पुनः कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी।
अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर आपसी पायलट और गहलोत जी के कोई झगड़े नहीं है। हम एक साथ मिलके कांग्रेस पार्टी वापसी रिपीट होगी राजस्थान में 2023। ठीक है, ठीक है। फिलहाल संगठन की बात तो हर कोई करते हैं, मंच पर संगठन दिखाई भी देता है, लेकिन जब धरातल पर आते हैं तो वह संग्राम में बदल जाता है। फिलहाल इस विषय पर लगातार अभी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और मैं खुद काट दूं ना तो कुछ मोदी भी नहीं काट सका। बात मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वह सत्ता के समीकरण को कितना बिगाड़ सकते हैं। जिस तरीके से राजस्थान की बयानबाजी से सियासी भूचाल आ गया है, वहीं मध्य प्रदेश में उमा भारती के बयान ने भी भूचाल ला दिया है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय सोनी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूंकि मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत नज़दीक से आप देखते रहे हैं, तो जिस तरीके से उमा भारती ने लोधी समाज के एक विशेष प्रोग्राम में ये बात कही कि मैं आपको यह नहीं कहती हूं कि आप बीजेपी को वोट दो, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? नहीं, इसका आप समझ रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा मायना है। एक समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिंधिया जी भी कहीं न कहीं गाहे बगाहे ऐसी बातें, कुछ ना कुछ विरोधाभासी की बातें को लगातार करते रहे हैं और सरकार को और केंद्र की आला कमान को वो चेताते रहे। तो यही उमा भारती कर रही है। सरकार अभी बीजेपी की है, उमा भारती पूर्व सीएम रही, वो बहुत बार कह चुकी है कि फसल मैंने लगाई, काई काट कोई और रहा है। इस तरह वो हर बार कहती रही है। इस बार उन्होंने ज्यादा मुखर के बोला है और ये आप भी जानते हैं कि उमा भारती फायर ब्रांड नेता हैं। वो लगातार कुछ ना कुछ करके जब भी अपने बयान देती हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। तो यही उनका ये बयान है और इस बार वो खुल के आया है कि बीजेपी को वोट मत देना। एक तरह का लोधी समाज को उन्होंने ऐसा चेताया है कि आप वोट मत देना। यानी अभी तक जो लोधी समाज या अन्य समाज को साध कर शिवराज चुनाव की वैतरणी पार करते रहे हैं, उसी तरह अब उनके ये बयान से ये साफ हो गया कि लोधी समाज को इशारा है कि वो किसी भी तरह बीजेपी के साथ ना आए। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक लोगों के जब कोई बयान आते हैं तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं और यही हुआ है। उमा भारती का कहना ये भाजपा में भूचाल लाने के बराबर है और भूचाल ही तरह राजनीतिक हलकों में भूचाल है और यही चर्चा भी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो उमा भारती को लगातार आला कमान भी और प्रदेश की संगठन भी और सरकार भी लगातार इग्नोर कर रही है, उनको लूप लाइन में डाल के रखा है। और जबकि ये बात सच है कि 2003 की बात है, जब चुनाव हो रहे थे तो उमा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उमा जी ने जिस तरह पूरे प्रदेश का दौरा किया और जिस तरह दिग्विजय सिंह को सरकार से हटाने का उनने मेहनत की थी, उनको वो फल नहीं मिला और उसके बाद वो शायद 9 महीने ही रह पाई। उसके बाद सरकार में कोई और आ गया, फिर तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह आ गए और वो लगातार हैं और आज 16-17 साल से सरकार में बैठे हैं। तो आप ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल 100% सही है कि इसके क्या मायने हैं। तो ये मायने अब खुद आला कमान ढूंढ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा उमा जी ने, और कहा है तो इसके पीछे क्या तर्क है। और यही राजनीतिक माहौल और कांग्रेस को छेड़ने का मौका मिल गया और कांग्रेस के सभी नेता तंज कस रहे हैं कि उमा जी ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो चुनावी वर्ष है, अब इस समय चुनावी माहौल पार्टी के दलों के बीच में लगातार बैठकें हो रही, चुनाव के बीच में उतरने की तैयारी चल रही है, मंथन मनन चल रहा है, वहीं ये बयान एक राजनीतिक भूचाल ला रहा है।
कृष्ण गोपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे यह समझना चाहूंगा कि अभी तो गंगाराम जी ने कहा कि उनके संगठन में सब कुछ बिल्कुल सही है, सारे नेता एक साथ मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर से तो मंच पर दिखाई देते हैं एक साथ, तो क्या अंदरूनी रूप से भी वो उतने ही एक साथ हैं? हाल ही में अभी जैसे ओपी माथुर का भी बयान आया कि जो मैंने कह दिया समझ लीजिए खूंटा गाड़ दिया, तो वे एक तरीके से कहीं ना कहीं सेंट्रल को भी चुनौती दे रहे हैं। तो इन दोनों जो घमासान है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, इन दोनों को किस तरीके से देखा जाए राजस्थान की सियासत में? जो कांग्रेस का सिनेरियो चल रहा है उसमें ये बात सही है कि भी स्टेज पे गहलोत जी और क्या नाम सचिन पायलट जी एक साथ आते हैं। वेणुगोपाल जी अभी पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वेणुगोपाल जी ने साथ में लाके खड़े किए थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं गहलोत जी की तरफ से, कुछ सचिन पायलट की तरफ से बयान आ जाते हैं। तो ये मीडिया में तो ये मैसेज जाता ही है, जनता में मैसेज जाता ही है कि भाई कुछ ना कुछ गलतफहमियां चल रही हैं। और ठीक वैसा ही मैं अगर बात करूं बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में, तो बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में भी यही चीज लागू हो रही है। वहां पे भी आप ये देखिए कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में जो आने वाला चुनाव है, इसमें आपको जो वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुकी है, उनकी निष्क्रियता सामने दिख रही है, जो कहीं भी एक्टिव मोड में नहीं दिख रही है वो। और जैसे अभी मैं अगर बात करूं आपको, अभी जन आक्रोश यात्रा इनकी चल रही थी बीजेपी की, इसमें भी वसुंधरा राजे लगभग नदारत रही हैं जब सभाओं से, और कुछ एक जनसभाएं उन्होंने करी हैं। और लेकिन अधिकतर वो जैसे पिछले फ्रेम में जो दिखती थी, उस फ्रेम में ये इस जन आक्रोश यात्रा में नहीं दिख रही हैं। तो ये बात सही है कि दोनों, अगर पार्टियों की मैं बात करूं तो दोनों पार्टियों में अंदरूनी खींचतान तो खैर है ही, जिसका किसी पार्टी को फायदा भी मिलेगा और किसी पार्टी को नुकसान भी देखना पड़ेगा। जी, अनिल मूलचंदानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मूलचंदानी जी, बड़ी देर से आप आए, लेकिन सवाल बहुत है और सवाल आपसे ही है कि उमा भारती ने जिस तरीके से अभी लोधी समाज के एक सम्मेलन में बोला, तो क्या इसके चलते ये माना जाए कि बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है? क्योंकि ओबीसी समाज का बहुत बड़ा योगदान है पार्टी में और बहुत बड़ा वर्ग है, 50% से अधिक वर्ग है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में इनके बयान से क्या ओबीसी अब अलग थलग हो सकती है? सही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उमा भारती जी की भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जातियों की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की राजनीति स्थापित करना है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति स्थापित करना है। कांग्रेस राजा पटेरिया के बयान पर कोई जवाब नहीं देगी, परंतु उमा भारती जी ने अपने समाज के कुछ लोगों को कहा, और क्या कहा है? कांग्रेस के लोगों के कान में कुछ कचरा घुस जाता है, सही से समझ नहीं पाते या सही से सुन नहीं पाते। उनने कहा है कि मैं तो राष्ट्रीय नेता हूं, मैं तो आऊंगी, आपसे आग्रह करूंगी, परंतु आप अपने हितों का, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मतदाता को अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। परंतु क्योंकि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, तो कांग्रेस लोकतंत्र को तोड़ने का, षड्यंत्र रचने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता हैं और रहेंगी। उन्हीं के नेतृत्व में केवल राम मंदिर नहीं, मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह की सरकार, लूली लंगड़ी सरकार, जिसने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था, आज तक कांग्रेस फिर से पनप नहीं पाई। इस पीड़ा से कांग्रेसी आज भी पीड़ित हैं और उसी पीड़ा का दर्द जो है उनका बाहर आता रहता है। इसलिए उमा जी के वक्तव्य को जिस नजरिए से कांग्रेस देख रही है, ये कांग्रेस का नजरिया हो सकता है, परंतु मध्य प्रदेश के लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शिवराज जी के नेतृत्व के साथ है। नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रीय विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लोधी समाज का भी प्रयास, मध्य प्रदेश का विकास, भारत का विकास, भारत की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा पर आधारित है। उमा जी ने कोई भी वक्तव्य में कोई गलती नहीं की। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की स्थापित की हुई उन राष्ट्रीय नेतृत्व में है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 200 से लेकर 303 तक पहुंचाया।
चलिए, आपके सवालों का जवाब हम अभी गंगाराम जी से भी लेंगे। जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय नेता हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन अब उनकी प्रोफाइल के आगे पूर्व लगा दिया गया है काफी कुछ। तो ये पूर्व जो है कहीं ना कहीं उनको खटकता होगा, और मुझे लगता है कि वो उपेक्षा के चलते हीन भावना का शिकार हो गई हैं, जिसके चलते इस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं। फिलहाल इस विषय पर चर्चा अभी हम जारी रखेंगे। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और मैं खुद को काट दूं ना तो कुछ मोदी भी नहीं काट सका। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में राजनेताओं के बातों को लेकर के बवाल मचा हुआ है। इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा है। उमा भारती के बयान का क्या असर पड़ेगा मध्य प्रदेश की राजनीति पर, वहीं ओपी माथुर के वक्तव्य से क्या कुछ असर होगा राजस्थान में बीजेपी पर। इसी विषय पर आज की चर्चा लगातार हमारी जारी है और मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके धवन साहब, माफी के साथ आपके पास आना चाहूंगा। काफी देर तक आप इंतजार करते रहे। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपने सभी की बातों को सुना। कांग्रेस में भी जो विवाद है वो जगजाहिर है, और बीजेपी की भी अब मुखर आवाज और बागी सुर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर किसको कितना सियासी फायदा मिल सकता है? पीके धवन साहब। अवधेश जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी हम लोग अब 2022 को विदा करने के लिए बैठे हुए हैं, और 9 राज्यों के चुनाव जो हैं ये अब से तकरीबन 10 महीने के बाद होंगे। तो 10 महीने का समय भी राजनीति में बहुत बड़ा समय होता है, और राजनीति की उठापटक समीकरण कैसे बैठेंगे, आज 10 महीने पहले इस बात को तय करना मेरे ख्याल से वाजिब भी नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद, चूंकि आप मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हम ठीक 5 साल पहले की आपको याद दिलाते हैं। जैसा ये आपके ने ये बात भी की कि ये 2023 के जो इलेक्शन होंगे ये 2024 का ट्रेलर होगा। तो अगर हम लोग 2018 के मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखें, उसको एनालाइज करें 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट से, तो वो एक बहुत ही विपरीत चित्र हमारे सामने आता है। तो देखिए, ये राजनीति है, ये वोटर की गणित, ये वोटर की मंशा, वोटर के अंदर क्या बैठा हुआ है, आज उसको जान पाना मेरे ख्याल से बहुत ही कठिन काम है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पे मुख्यतः 1 to 1 की लड़ाई होती रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। नेचुरली जो पार्टी 51% के वोट शेयर की तरफ भागेगी, जो पड़ला जिसका भारी होगा, वो अपनी विजयी हासिल करेगी। लेकिन अभी से 10 महीने के दौरान क्या समीकरण बनते हैं, उमा भारती जी का जैसा आपने बात कही, मुझको उस बात में बहुत ज्यादा दम नहीं लग रही है। अभी बीजेपी में मुख्यतः ये देखा गया है कि सेंट्रल लीडरशिप जब चीजों को आगे लेके बढ़ती है तो वो एक डिसिसिव ढंग से बढ़ती है और अपनी बात को अपने कैडर तक पहुंचाती है। वो ठीक है कि एक एक्सेप्शन हमने अभी हिमाचल में देखा, लेकिन गुजरात में भी हमने देखा कि किस ढंग से, जहां पे पहले तो 1 to 1 फाइट होती रही थी, लेकिन इस बार आपके आ जाने से एक ट्रायंगुलर फाइट हुई, और उस ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी ने हर कॉर्नर पे अपने को एडवांटेजेस पोजीशन पे पहुंचाया। तो अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1 to 1 की फाइट होगी, ये बिल्कुल तय है। 1 to 1 की फाइट में किसका पलड़ा भारी होगा आज कह पाना मुश्किल है। लेकिन जैसे राजस्थान में हमने गहलोत और सचिन पायलट के बीच के विवाद पिछले 5 साल में लगातार हर कुछ समय उपरांत ये न्यूज में आते रहे हैं, और ये केवल न्यूज आइटम ही नहीं है, ये वास्तविक और हकीकत है। तो ये आपस के झगड़े
क्या मोड़ लेंगे, किस ढंग से करवट लेंगे, आज उसका चिंतन और मंथन, और उसका 10 महीने बाद क्या असर पड़ेगा। अभी तो राजनीति है और 10 महीने का समय बहुत है किसी भी राजनीतिक समीकरण को उलटने और पलटने के लिए। ये जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं मिली है। उनके आगे पूर्व का तमगा लग गया है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही दर्द है दरकिनार करने का, जो अब बातों में बन करके निकल रहा है। और उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए थे। गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री ने और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत नहीं की। भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में यह परिपाटी जरूर है कि कोई भी कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेताओं को अपनी बात कह सकता है, जो कांग्रेस में परिपाटी नहीं है। कांग्रेस में तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने लोकतंत्र का अपमान कर दिया था, बिल फाड़कर फेंक दिया। खड़गे जी अभी अभी अध्यक्ष बने हैं तो उनको किस प्रकार के शब्दों को संबोधित किया जा रहा है, ये कांग्रेस की परिपाटी है। किस प्रकार से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी अपना प्रदर्शन करती रहती है। किस प्रकार से कांग्रेस जो है भारत तो तोड़ती है, लेकिन कांग्रेस को तोड़ने का भी काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बोलने की स्वतंत्रता देती है, उनके विषयों पर, उनकी बातों पर चर्चा होती है, परंतु उद्देश्य एक होता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी पदचिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बढ़ रही है, केवल मध्य प्रदेश नहीं। आप देखिएगा कि आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो परचम लहराने वाली है, 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम आपको इन्हीं विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। जहां तक मध्य प्रदेश में उमा जी की बात है, उमा जी ने मध्य प्रदेश को अपनी संतान की तरह पाला है। वो मध्य प्रदेश का अहित कभी नहीं कर सकती। और लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी का मूल स्तंभ है। इन्हीं उमा भारती जी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। भारतीय जनता पार्टी में कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनके पीछे पूर्व लग चुका है, परंतु आज भी उमा जी ने यह भी तो कहा, ये क्यों नहीं किसी को सुनाई देता कि मैं तो मंच पर आऊंगी, सबके लिए वोट मांगूंगी। क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी ने जात पात की राजनीति पूरे भारत में खत्म कर दी। उत्तर प्रदेश से धवन जी आते हैं, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में यादवों ने, जिनको सपा समझती थी कि हमारे बाप की बपूती है, यादव तो केवल जो है अखिलेश को वोट देंगे, यादवों ने भी भारत के विकास के लिए मतदान दिया, सुरक्षा के लिए मतदान दिया, सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य के लिए मतदान किया, भारत के विकास के लिए मतदान किया। अब कांग्रेस की वो वाली परिपाटी अनिल जी, उमा जी की ही आवाज थी ये। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो है पार्टी से निकाला गया है। उसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना भी की थी कुछ दिनों तक। आप वर्षों पहली बात कर रहे हैं। उसके बाद उमा जी भारतीय जनता पार्टी में हैं, और तब भी जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तब भी उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी को क्षति पहुंचाना कभी नहीं रही। और आज वर्षों से वो आज भी मध्य प्रदेश सरकार में जब भी वो कोई मुद्दा उठाते नहीं, बिल्कुल है, लेकिन ये वक्तव्य, ये दर्द अभी 2 दिन पहले उनका निकल करके सामने आया है, जब लोधी समाज के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी से निकाला गया था, मैंने छोड़ा नहीं है। नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी में है ना, अपन तो अभी की बात कर रहे हैं, अभी के वक्तव्य पर अपन चर्चा कर रहे हैं ना। आज जो उनका वक्तव्य आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं मतदान वोट मांगने हर जगह जाऊंगी, अभी भी जाएंगी। राष्ट्रीय प्रचारक है, हमारी मुख्य प्रवक्ता है, मुख्य वक्ता है। जी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को सिर्फ वक्ता बना करके ही रख दिया जाएगा क्या पार्टी में? देखिए, मैंने बताया ना, गुजरात का उदाहरण देख लीजिए ना। गुजरात में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी टिकट काट दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारा युवा नेतृत्व पड़ा है, उनको भी चांस देना है, युवा नेतृत्व लाने का प्रयास होगा। उस पर उमा जी की भी सहमति है।
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भी सहमति दी। उसका जो परिणाम आया वो परिणाम पूरे भारत के लिए साक्षी है, सभी भारत के नेताओं के लिए साक्षी है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेताओं ने बगावत की है उनके परिणाम क्या हुए हैं वो पूरे भारत के सभी नेताओं को मालूम है। परंतु विचारधारा के आधार पर उमा जी आज भी भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी के नेतृत्व में आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 से अधिक विधायकों के साथ पुनः सरकार बनाएगी, चाहे कांग्रेस कितनी भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करती रहे। जी गंगाराम जी, अनिल जी कह रहे हैं कि बगावत के सुर सिर्फ कांग्रेस में ही देखने को मिलते हैं, उनके यहाँ संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। अध्यक्ष को कोई भी कुछ भी बोल देता है और वहां पर बिल फाड़ दिया जाता है, तो अनुशासनहीनता केवल कांग्रेस में ही है, बीजेपी में नहीं है। सबसे पहले मूलचंदा जी मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। मैं डिबेट में बैठा हूँ। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि कोई डिबेट में गलती हो जाए उसको माफ करना। सबसे पहले मेरे घर पे ईडी और सीबीआई वालों को नहीं भेजे सर, तो केंद्र में सरकार आपकी है सर। आगे ये कह रहे हैं तो ये मूलचंदानी जी आप बताइए 2018 के अंदर सरकार पहले किनकी थी एमपी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी फिर आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। आपने गिराई थी और गिराने वालों में ये उमा भारती जी मेन थी। आपने अब इनको कुछ पद दे नहीं रहे हो तो ये ऑटोमेटिक आपके खिलाफ बोल रही है। गंगाराम जी, राजस्थान का अनुभव आपको है ना? आप राजस्थान भूल रहे हैं क्या? जिस तो प्रकार से के सोनिया गांधी जी के द्वारा घोषित अध्यक्ष ने कांग्रेस की अभी जो दुर्गति कर दी थी अशोक गहलोत जी ने, अंत समय पर उन्होंने सोनिया गांधी जी का अपमान कर दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। राजस्थान की गद्दी के साथ उनका जो फेविक्विक वाला कनेक्शन है उसको आप भूल गए क्या? नहीं, उसमें तो उन्होंने बोला था कि चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं मत करिए ना, जवाब दीजिए आप। श्रीमती सोनिया गांधी का राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खुला अपमान किया कि नहीं किया? अपनी जो उनका राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से अपने ही कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को बार बार जलील करना, उसको अपमानित करना, क्या ये कांग्रेस का इतिहास नहीं है क्या? क्या राहुल गांधी जी, आपने देखिए आपने बड़ी शालीनता से माफी मांग ली। हर कांग्रेसी पहले माफी इसलिए मांग लेता है, उसे मालूम है कि उन्हें बोलना नहीं आता, वो कुछ ना कुछ गलती करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा वक्तव्य देंगे, क्योंकि राहुल गांधी के संस्कार सरस्वती के रूप में हर कांग्रेसी नेता की जबान पर बैठ गया है। कोई ना कोई, हर नेता, कांग्रेस का हर नेता गलती करता है, परंतु आपने एक शालीनता बरती कि पहले ही माफी मांग ली, क्योंकि आपको मालूम है मैं कोई ना कोई गलती जरूर करूंगा। वो सही बोलते हैं, गलत कभी नहीं बोलते हैं। ये तो आपकी क्या सोच है। अब आपको कहने का मतलब है कि छोटी सी बात को आप तो इतना ये मीडिया और ये आप तो इतना बढ़ा देते हैं उस बात को कि कोई सोच नहीं पाते हैं। हमारे अशोक गहलोत जी पहले चुनाव लड़ने के लिए हाँ कर दिया था, फिर बाद में ऐसे कुछ हो गए। सर पलटू राम है ना, आप स्वीकार कीजिए कि कांग्रेस के अंदर पलटू राम है। सोनिया जी का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? केवल एक गद्दी का मोह है। अपने युवा नेतृत्व को जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर लताड़ा जाता है, उन्हें धिक्कारा जाता है, उनका अपमान किया जाता है, ये क्या आप वरिष्ठ नेताओं को नहीं समझ में आता? आप 80, 85 साल 90 साल के थके हुए लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। क्या युवा नेतृत्व आपके पास कमी है? स्वीकार कर लीजिए, दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास तो फौज खड़ी है, विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना युवा नेतृत्व लाना चाहती है। कांग्रेस को दिक्कत क्या है? नहीं तो कांग्रेस भी तो लाना चाह रही है ना युवा। अरे सर, तो फिर आपने ये 80 साल 85 साल वाला अध्यक्ष क्यों बना दिया? अरे राष्ट्रीय नेतृत्व दे देते ना आप सचिन पायलट को। अगर आपको राजस्थान में मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाना था,
आपके बच्चे के बराबर है, वो आपका युवा नेतृत्व है, राजस्थान का भविष्य है। उसको जिस प्रकार से घसीटा जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है जलील किया अनिल जी, जाता है। बिल्कुल हम आपकी बातों पर अभी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे और इस सियासी घमासान के बीच आप लोगों का घमासान ना हो, फिलहाल ये उम्मीद करते हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और मंथन पर चर्चा अभी जारी है। और मैं कुछ लोग काट दूं ना तो कुछ मोदी भी नहीं काट सका बात। तो नए साल की शुरुआत होने वाली है और ये साल चुनावी वर्ष होने वाला है, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के बयानों से खलबली मची हुई है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में उमा भारती के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया, वहीं ओपी माथुर के बयान से लगातार बवाल मचा हुआ है। इसी विषय पर हमारी चर्चा है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय जी, अब हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उमा भारती को पार्टी दरकिनार कर रही है, कहीं उसी के चलते ये बगावती सुर जो है अब उभरने तो नहीं लगे हैं? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत समय से उमा जी शराबबंदी को लेके मध्य प्रदेश में बात करती रही हैं। उनने एक अभियान भी शुरू किया, लेकिन उस अभियान को शिवराज जी ने हाईजैक कर लिया और उसको एक इवेंट बना दिया। और उस इवेंट में खुद उमा जी और बड़े नेता और शिवराज जी खुद शामिल थे। और उस इवेंट के बाद क्या हुआ? शराबबंदी कहाँ हो गई, कहाँ शुरुआत हो रही, कहाँ जनमानस से बात हो रही? कुछ नहीं। लेकिन उमा जी से ये मुद्दा छीन के कहीं उनको लगा कि सत्ता में अभी हम हैं, और अगर ये उमा भारती जी का ये अभियान शराबबंदी का अगर जोर पकड़ के पूरे प्रदेश में फैल गया तो कहीं ना कहीं ये संकट खड़ा होगा, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, और आने वाले चुनाव पे उसका असर सीधा दिखेगा। तो यही कारण था कि उमा जी को वो हाईजैक कर लिया शिवराज जी ने वो अभियान। और अभियान के हाईजैक के साथ आप देखिए कि कोई भी अभियान अगर उनका बन रहा है, आ रहा है, उसको संगठन, प्रदेश संगठन भी और सरकार भी किसी न किसी रूप में उसको करने नहीं दिया जा रहा है, या वो गाहे बगाहे अगर कर भी रही हैं तो कहीं ना कहीं उस बयान को उनका निजी बयान कह के इतिश्री कर दी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि उमा भारती को आज से नहीं, जब वो 2003 के बाद 9 महीने सीएम बनी थी, तब से लेके अभी तक उनको मध्य प्रदेश में, आपको याद होगा इसके पहले उमा भारती को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया गया था। वो झांसी से चुनाव लड़ी और वहां से सांसद बनी। उनको मध्य प्रदेश आने की सख्त मनाही की गई थी। आपको याद होगा कि इससे पहले बहुत बार बयान आए, उमा जी के तल्ख बयान रहे, जिसमें बीजेपी संगठन जवाब नहीं दे पा रही थी। इस कारण से भी और भी कई मुद्दे थे कि उमा भारती को मध्य प्रदेश में नहीं आने देना है। तो लगातार ये प्रयास रहे कि उमा जी को मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ाया गया। इससे अभी उन्होंने 19 में तो चुनाव लड़ा ही नहीं, उससे पहले जो चुनाव हुआ वो झांसी से चुनाव लड़ा। तो ये साफ है कि उमा जी को वापस कृष्ण गोपाल शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगा मैं, राजस्थान में ओपी माथुर का बयान आया जी ठीक है। कृष्ण गोपाल शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगा मैं कि ओपी माथुर का अभी बयान आया, इसमें उनका व्यक्तिगत लाभ ज्यादा होगा या पार्टी का नुकसान? जाहिर सी बात है कि भी व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ ये पार्टी का नुकसान करेंगे बीजेपी को यहाँ पे। और ऐसे जो इन्होंने बयान दिए हैं, इसमें कोई ना कोई तथ्य जरूर होगा, क्योंकि बिना किसी तथ्य के कोई ऐसे बयान नहीं दे पाता है। पार्टी लाइन से बाहर होकर कोई बयान नहीं दे पाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनका व्यक्तिगत लाभ तो छिपा ही होगा, और ये कहीं ना कहीं पार्टी को। पीके धवन साहब, आपसे समझना चाहूंगा मैं, दो बड़े बयान जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, एक उमा भारती का जो कि उन्होंने लोधी समाज में दिया,
और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप अपने हित को देख करके वोट करें, मेरे कहने पर नहीं, और मैं कभी नहीं कहूंगी कि लोधी आप बीजेपी को वोट दो। दूसरा, वहीं ओपी माथुर की बात करें तो उन्होंने एक खुले शब्दों में कहें तो केंद्र को चुनौती दे दी कि वो जिसका चाहेंगे उसी का टिकट फाइनल होगा। इन दोनों बयानों के क्या मायने निकाले जाएं कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगे हैं? जहां तक पिछले 8-10 साल से मैं बीजेपी की राजनीति को बहुत अच्छे ढंग से देख रहा हूं, तो इस तरह की बयानबाजी मुझको नहीं लगता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णयों से ऊपर है, और ना ही जिन लोगों ने ये बयान दिए हैं उनकी मंशा ये भी नहीं है कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अपना स्थान रहा है। जैसे आप माथुर साहब की बात करें तो माथुर साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत शीर्ष नेताओं में से रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लाने में उनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है। तो और जो उनका कद है, उस कद में मुझको नहीं लगता है कि वो राजस्थान की राजनीति या मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना कोई विशेष स्थान बनाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं या उनकी कोई व्यक्तिगत मंशा है, ऐसा समझना मेरे ख्याल से गलत होगा। और ये भी हमने देखा है कि अगर कहीं से किसी भी स्तर से कोई विरोध के स्वर आ भी रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्यतः हमने ये चीज पाई है कि वो डिस्कशंस के और परस्पर संवाद के द्वारा उन चीजों को आपस में सुलझा भी लेते हैं, और वो विवाद कभी भी सामने जनता के सामने इस तरह से नहीं आते हैं कि वो इम्पैक्टफुल हो वोटर्स के दिमाग में। उसके विपरीत आप देखिए तो जो गहलोत और राजेश पायलट जी का आपस का विवाद है वो सर्वविदित है, और पिछले 5 साल में एक बार नहीं 10 बार जनता के सामने आया, जनता ने उस चीज को जाना समझा, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कांग्रेस के की प्रतिष्ठा पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आखिर ये विवाद क्यों नहीं सुलझ पा रहा है। और जैसा एक हमारे पैनलिस्ट ने बात भी कही कि आखिर राजेश पायलट को उचित इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है पार्टी के द्वारा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि बीच बीच में उठते हैं, और वो मुद्दे जनता में अपना एक स्थान बनाते हैं जो वोटर वोट करते वक्त उन चीजों को एनालाइज करता है। लेकिन जहां तक आपने इन दो बातों को कहा है, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि 10 महीने का समय अभी बहुत होता है राजनीति में, और 10 महीने में क्या उठा पटक हो जाएगी वो कह पाना। आज जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, हो सकता है 10 महीने बाद वो मुद्दे बिल्कुल भी अस्तित्वहीन हो और कुछ ऐसे मुद्दे हो जाएं जिनको कि आज आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो अभी 10 महीने बहुत बड़ा समय है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 10 महीने में हो सकता है कि बगावती सुर और अधिक बढ़ जाए, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं शुरुआत से ही होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी शुरुआत हमने इसी तरीके से देखी थी कि वह शुरुआत में बयानबाजी करते रहे और बाद में बड़ा भूचाल उन्होंने ला दिया। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे इस डिबेट में। अनिल मूलचंदानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खंगाराम चौधरी जी, आपका सादर आभार हमसे जुड़ने के लिए। संजय सोनी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण गोपाल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पीके धवन साहब, आपका भी सादर आभार कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया और कीमती चर्चा में हम एक मुकाम तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर हमने बात की मंथन में मध्य प्रदेश और राजस्थान के नेताओं से निकले हुए आवाज के बारे में जो अब बगावती सुर लेने लगे हैं। तो कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है, बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है, या फिर कांग्रेस को फायदा होगा या बीजेपी को नुकसान, इस विषय पर हमने चर्चा करने की कोशिश की कि बागी सुर से किसको मिलेगा सत्ता के समीकरण की चाबी। फिलहाल अब वक्त है चलते चलते का, और राहुल गांधी की टी शर्ट अब एक मिथक बन चुकी है। राहुल की टी शर्ट को लेकर हर कोई सवाल कर रहा है। टी शर्ट को लेकर रिपोर्टर ने राहुल से पूछ ही लिया कि टी शर्ट ही रहेगी क्या लगातार। राहुल गांधी का जवाब था, जब तक चल रही है
मालूम हो कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है राहुल इसी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी जोर मार रही है, राहुल की टी शर्ट पर सियासत शुरू हो गई है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी, क्या लगा था चल रही है काम करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी, क्या लगा था चल रही है काम करेंगे।